सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हमारी ये तीसरी क्लास है बीए पार्ट थर्ड की, और हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल। आधुनिक काल का परिचय हो गया था और आधुनिक काल को कई सारे भागों में बांटा है। तो उसमें से पहला जो काल है भारतेंदु काल, वो हमारा शुरू हो गया था। भारतेंदु काल, इसकी कुछ विशेषताएं हमने लिखवा दी थी। ये आप देखो 1850 से 1900 ईस्वी तक का काल है। इसकी प्रस्तावना हमने लिखवा दी थी। प्रस्तावना में इसकी विशेषताएं संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो। काल विभाजन क्यों शुरू हुआ, ये हमने लिखवा दिया था। फिर आई इसकी विशेषताएं। पहला था राष्ट्रीयता की भावना। तो आप देखो कि वो ज़माना था, वो अंग्रेज़ों के राज्य का ज़माना था। भारत में अंग्रेजी शासन था और ये स्वाभाविक है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अंग्रेज़ों का विरोध करेगा। और हिंदी साहित्य में भी ऐसा ही हुआ। साहित्य में अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और ये शुरुआत हुई भारतेंदु युग से। तो पहला जो बिंदु था वो था राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी विशेषता हमने बताई थी खड़ी बोली हिंदी का विकास। जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये खड़ी बोली हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसी से हमारी वर्तमान परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। तो इसका रीज़न ये था, इसका कारण ये था कि भारतेंदु युग से पहले हिंदी साहित्य में आप सभी को पता है कि रीतिकाल का प्रचलन था। और रीतिकाल की जो भाषा थी वो आपको पता है, रीतिकाल की भाषा थी ब्रजभाषा। लगभग 1700 से 1900 तक ये सारे हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का बोलबाला रहा। और ब्रजभाषा गद्य के हिसाब से ठीक नहीं थी। कविता तो अच्छी हो जाती थी उसमें, लेकिन आप समझो उसमें देश की जनता को जागरूक करना है, लेख लिखने हैं, निबंध लिखने हैं, कहानियाँ लिखनी हैं। कैसे लिखी जाएगी खड़ी बोली में? खड़ी बोली को थोड़ी सी प्रेम की भाषा माना जाता था कि थोड़ा प्रेम के लिए, श्रृंगार के लिए अच्छी है, इसमें विचार नहीं आ सकते, ऐसा भारतेंदु युग के लेखकों का मानना था। तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी पे जोर दिया और खड़ी बोली हिंदी में गद्य साहित्य लिखा जाने लगा। अब आप लिखेंगे तीसरा श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता में आप लिखोगे, अब ये क्यों आई श्रृंगारिकता, ये लिखोगे कि इसका कारण था रीतिकाल का प्रभाव। आप सभी को अभी मैंने बताया कि भारतेंदु युग से पहले हिंदी में रीतिकाल का प्रचलन था। अब ऐसा तो है नहीं कि एकाएक सबने लिखना बंद कर दिया और आधुनिक काल आ गया। प्रभाव तो रहेगा पिछली प्रवृत्तियों का। तो हिंदी साहित्य में भी यही हुआ। जो रीतिकाल का जो प्रेम था, जो प्रेम पे कविताएं लिखी जाती थी, वो कविताएं भारतेंदु युग में भी लिखी गई। इवन यहाँ तक कि भारतेंदु ने खुद ने भी श्रृंगार पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। तो ये श्रृंगारिकता का प्रभाव रहा। और ये श्रृंगारिकता आई कहाँ से? रीतिकाल से। रीतिकाल से ये हिंदी साहित्य में आई। तो आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रभाव स्वरूप भारतेंदु युग में भी श्रृंगारिकता का विकास हुआ। और हालांकि ये प्रवृत्ति कम हो गई, लेकिन ये लिखा गया इस पर साहित्य, श्रृंगार पे, प्रेम पे। राधा और कृष्ण के प्रेम के गीत स्वयं भारतेंदु ने भी लिखे और उस काल के अन्य कवियों ने भी लिखे। फिर आगे विशेषता है इसकी नेक्स्ट, भक्ति भावना। ये भक्ति भावना भक्ति काल से ही चली आ रही थी, रीतिकाल में कम हो गई थी। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल के जो श्रृंगार के कवि थे, जो प्रेम में डूबे हुए थे, उन्होंने भक्ति पे नहीं लिखा। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर सेकंड ईयर में कि बिहारी जैसे कवियों ने भी कृष्ण की भक्ति पे अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। और इसका कारण ये था कि ये लोग जब ऊब जाते थे श्रृंगार से, तो ये लोग डरते भी थे, धर्म भीरु थे। तो धर्म भीरु थे तो डरते भी थे और ऊब भी जाते थे श्रृंगार लिखते लिखते। तो कुछ भक्ति की तरफ भी चले जाते थे। और यह भक्ति भावना आधुनिक काल में भी रही। विशेषता भारतेंदु युग में। भारतेंदु खुद राधा और कृष्ण के उपासक थे और राधा और कृष्ण की भक्ति पे कविताएं लिखते थे। बाकी कवियों के यहाँ भी भक्ति की कविताएं लिखी गई। इससे
अगला बिंदु है प्राचीनता बनाम नवीनता। अब आप देखो, ये जो भारतेंदु युग है ये जोड़ता है रीतिकाल को और आधुनिक काल को। तो इसमें कुछ प्राचीनता के भी तत्व हैं, क्योंकि ये आधुनिक काल में पहला काल भारतेंदु काल है, और इसमें इससे पहले जो रीतिकाल था उसको हम प्राचीन मान सकते हैं। नवीनता है आधुनिक काल की, प्राचीनता है रीतिकाल की। तो दोनों के गुण आ गए इसमें, आप समझो, इसमें दोनों के गुण आ गए, प्राचीनता और नवीनता, ये दोनों इसमें गुण आ गए, ये प्राचीनता और ये नवीनता। अनेक स्तरों पर है, जैसे जैसे गद्य की भाषा हिंदी, लेकिन पद्य की भाषा अभी भी ब्रज भाषा बनी रही। भारतेंदु बोलते थे कि जब मैं हिंदी में कविता लिखता हूँ तो अच्छी नहीं बनती है, ऐसा लगता है कि जैसे एक मटके में कंकड़ डाल दिए हों और उनको कोई बजा रहा हो। ऐसे अच्छे शब्द नहीं आए थे हिंदी में, शब्दावली का विकास नहीं हुआ था, रीतिकाल की शब्दावली चली आ रही थी। बहुत सारे कारक विभक्तियाँ और ध्वनियाँ और शब्द रीतिकाल के ही थे। अभी भी कविता के स्तर पर पूरी तरह से खड़ी बोली हिंदी का विकास नहीं हुआ था, गद्य में हो गया था। ये दो चीज़ें हैं, अंतर समझो आप। निबंध में, कहानी में, नाटक में तो आ गई थी खड़ी बोली हिंदी, लेकिन जब कविता लिखने की बारी आई थी तो हिंदी उससे मुक्त नहीं हुई थी। तो प्राचीनता यानी ब्रजभाषा, नवीनता यानी खड़ी बोली हिंदी। एक तो ये हो गया। दूसरा विचारों के स्तर पर भी था। ये जो भक्ति भावना थी, ये जो श्रृंगारिकता थी, ये दोनों ही आधुनिक काल में आई। तो श्रृंगारिकता रीतिकाल की, प्राचीनता से जोड़ सकते हो आप। श्रृंगारिकता है रीतिकाल में, ये प्राचीन प्रवृत्ति हो गई। और नवीनता क्या हो गई? राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना ये नवीनता हो गई। तो दूसरा स्तर क्या हो गया? दूसरा स्तर आप समझो कि ये हो गया, एक तरफ श्रृंगारिकता है और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की भावना है। तो ये एक बिंदु हो गया। तीसरा हो गया नई काव्य विधाओं का विकास। नई काव्य विधाओं का विकास, जैसे निबंध लिखे जाने लगे, कहानियाँ लिखी जाने लगी। हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग में ही हुआ था। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी के बहुत अच्छे निबंधकार जो भारतेंदु युग में ही जिन्होंने लिखना शुरू किया। तो प्राचीनता और नवीनता में क्या हो गया? एक तरफ तो हम प्राचीन पद्धति से कविता लिख रहे थे, प्राचीन छंदों में कविता लिख रहे थे, और दूसरा हम नवीन गद्य विधाओं में, जैसे निबंध है, कहानी है, नाटक है, इनमें भी लिख रहे थे। तो ये तीसरा स्तर हो गया प्राचीनता और नवीनता का, कि नवीन काव्य विधाओं का विकास प्लस प्राचीन छंदों पे भी कविताएं लिखी जा रही थी अभी भी। और नेक्स्ट हो गया हास्य व्यंग्यात्मक शैली, मजाकिया लहजे में, जिसमें हंसी भी आए और चुभे वो बात। हमने जब कबीर पढ़ा था तो ये व्यंग्य क्या होता है, इस पे हमने बात की थी। व्यंग्य एक ऐसी बात होती है जिसमें हंसी मजाक में या हल्की फुल्की बात में गंभीर बात कह दी जाती है जो चुभती भी है। जो सामने वाले को, जिस पे व्यंग्य किया जाता है, जिस पे कटाक्ष किया जाता है, उसको सुन के सुनने वाला तिलमिला जाता है। जैसा कबीर ने कहा, पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस गए संसार। तो सुनने वाला जो मूर्ति पूजा करता है उसको अच्छा नहीं लगेगा, तिलमिला जाएगा। तो जहाँ हल्के फुल्के लहजे में, हास परिहास में कोई गंभीर बात कह दी जाए, चुभने वाली बात कह दी जाए, सच्ची बात कह दी जाए, वहाँ हास्य व्यंग्य शैली होती है। एक उदाहरण लेते हैं, भारतेंदु की छोटी सी कविता है उदाहरण के लिए। ये असल में मुकरी है, मुकरी पहेली के जैसे ही होती है मुकरी। पहेली में और मुकरी में क्या अंतर है अभी हम देखते हैं। पहले हम कविता देखते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अब इसका अर्थ देखते हैं। भीतर भीतर यानी अंदर ही अंदर, सब रस चूसे यानी सारा रस चूस लेता है, पता नहीं लगता, अंदर ही अंदर सारा रस चूस लेता है। हाँ,
हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, बहुत हंस हंस के बात करता है, मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता है। शरीर और क्या क्या ले लेता है, शरीर मन धन मुँह से लेता है, यानी छीन लेता है, कब्जे में कर लेता है। जाहिर बातन में अति तेज, वो प्रत्यक्ष, जाहिर यानी प्रत्यक्ष रूप से बातों में बहुत तेज है, उसे आप जीत नहीं सकते बातों में, ऐसे तेज चालाक बातें करता है। कौन है वो? क्यों सखी? कौन है सखी? क्यों सखी? साजन। क्या सखी हो तेरा साजन है? नहीं 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 नहीं, साजन नहीं है, वो अंग्रेज है। अब अर्थ देखते हैं। अंदर ही अंदर सारा रस चूस लेता है, ये हो गया। हंस हंस के अपना मन तन और धन, तन मन और धन ये भी ले लेता है। वो बातों में बहुत तेज है। तो पूछती है सखी दूसरी सखी से, क्या वो साजन है? नहीं नहीं, वो अंग्रेज है। तो ये मुकरी हो गई। अगर ये पहेली होती तो इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं आता, समाधान नहीं आता, केवल छोड़ देता, सवाल होता। तो इसमें जब समाधान दे दिया जाए, आपसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जो गूढ़ हो, छिपी हुई हो, लेकिन उसी कविता में अंत में उसका समाधान हो, तो उसको कहेंगे हम मुकरी। और भारतेंदु काल में ऐसी पहेलियाँ, मुकरियाँ ढेरों लिखी गई, ढेर लिखी गई। खुद भारतेंदु ने ऐसी पहेलियाँ लिखी, ऐसी मुकरियाँ लिखी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण दो रूपों में हो सकता है। एक तो होता है प्रकृति का आलंबन रूप और दूसरा होता है उद्दीपन रूप। आलंबन रूप में प्रकृति खुद ही आलंबन होती है, प्रकृति पे ही कविता लिखी जाती है। आप इसको इस तरह से समझो, जैसे आपने एक अच्छा सा सीन देखा प्रकृति का, नदी है, पहाड़ है, शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है, झरने चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सुगंध भरी हवाएं चल रही है, चारों तरफ फूल बिखरे हैं, फूलों के पेड़ हैं। आपको सब अच्छा लगा। आप अगर इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पे, प्रकृति पे कविता लिखोगे तो वो हो जाएगा प्रकृति का आलंबन रूप, यानी प्रकृति के सहारे कविता। अब प्रकृति का एक दूसरा रूप भी होता है, उद्दीपन रूप। अब दूसरी तरीके से समझो, आप अपने दोस्त के साथ गए घूमने, आप अपने प्रिय के साथ गए घूमने, ऐसे समझो, जिससे आप प्रेम करते हो। अब मुख्य रूप से वहाँ पे जो रस आएगा वो होगा श्रृंगार रस। लेकिन अगर वहाँ पे नदी है, झरने हैं, फूल है, भंवरे हैं, तितलियाँ हैं, बारिश हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपके उस श्रृंगार को बढ़ा देगी, उद्दीप्त कर देगी। उद्दीप्त यानी बढ़ाना। तो यहाँ पे जो प्रकृति का रूप होगा उसको बोलेंगे उद्दीपन रूप। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं। दो तरीके से प्रकृति पे कविताएं लिखी जा सकती है, आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में। तो भारतेंदु युग में इन दोनों ही तरीके से कविताएं लिखी गई। भारतेंदु ने आलंबन रूप में भी कविताएं लिखी जब वो यमुना पे कविता लिखते हैं, और उद्दीपन रूप में भी कविता लिखी गई जब वो राधा और कृष्ण पे कविता लिखते हैं। तो इस तरह से भारतेंदु युग में प्रकृति चित्रण के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में कविताएं लिखी गई है। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।